फैंटास्टिक फोर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक, सुज़न स्टॉर्म और बाकी के फैंटास्टिक फोर जो होते हैं वो हाई एवोल्यूशनरी की सिटी के अंदर जाके खतरे को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात तब होती है जब हम देखते हैं कि बेसिकली जब यहाँ पे फैंटास्टिक फोर गायब होते हैं तो वहाँ पे वैलेरिया रिचर्ड जो होती है वो वहाँ पे छुपके से जो है लैटवीरिया के अंदर जाके डॉक्टर डूम से एक डील करती है, क्योंकि उसको रीड रिचर्ड की मशीन द ब्रिज के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसके अंदर से वो 4 रीड रिचर्ड को बचा के हमारी यूनिवर्स के अंदर ले आई है और उसको अब नहीं पता कि वो लोग कहाँ जा चुके हैं। तो इन सारे के सारे मामलों से निपटने के लिए फ्यूचर के अंदर रीड रिचर्ड को विक्टर वॉन डूम की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए वैलेरिया ने उसके साथ एक डील करी है जिसमें वो उसकी इंटेलिजेंस को वापसी लौटाएगी और वहीं पे उसके बदले में डॉक्टर डूम जो है वो बेसिकली रीड रिचर्ड की मदद करेंगे। तो अब आगे तो इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बैन ग्रिम के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी रेडिएशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। और वो कहता है कि इस बात को तो मानना पड़ेगा मिस्टर ग्रिम कि तुमने इससे बेहतर दिनों को देखा है। ओके रीड, आखिरकार इसको इतना वक्त क्यों लग रहा है? तुमने मुझसे 1 घंटा पहले कहा था कि ये कुछ ही देर के अंदर सारी की सारी रेडिएशन मुझसे हट जाएगी। ज़रा 1 मिनट, चलो ये देखो ज़रा, तो अपने हैंडसम चेहरे के अंदर वापसी आ गए हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि द थिंग अपनी सारी की सारी रेडिएशन से छूट जाता है और वापसी नॉर्मल यानी कि अपनी द थिंग वाली आ जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि वो बेसिकली यहाँ पे डाइनिंग रूम के अंदर आता है, जहाँ पे सारे के सारे किड्स और यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म बैठ के उनके साथ नाश्ता वगैरह कर रहा होता है। और जैसे यहाँ पे बैन आता है तो सारे के सारे बच्चे उसके लिए गाना वाना गाते हैं और उसका हाल चाल पूछते हैं। तो बैन बोलता है कि गुड मॉर्निंग बॉयज, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग का शुक्रिया। वैसे जॉनी ये बताओ कि आखिरकार रीड कहाँ है? तो वहीं से वो बताता है जॉनी कि वो इस वक्त पैकिंग में सुज़न स्टॉर्म की मदद कर रहा है क्योंकि वो लोग उसको छोड़ने के लिए कहीं जाने वाले हैं। तो थिंग बोलता है अच्छा चलो ठीक है, फिर क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मुझे किसी चीज़ के अंदर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं सुज़न स्टॉर्म के पास, जहाँ पे वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा के मिल रही होती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपने फादर को बिल्कुल भी तंग मत करना और इस ट्रबल से बहुत ज़्यादा दूर रहना, ठीक है? तो वहीं से वैलेरिया बोलती है कि ओके मॉम बाय, आप आराम से चले जाइए, हमारी टेंशन मत लीजिए। तो ऐसे सुज़न मिस्टर फैंटास्टिक के पास आके कहती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि इस तरह की चीज़ के अंदर मुझे कितना वक्त लगने वाला है। होपफुली मैं कुछ दिनों के अंदर वापसी लौट आऊंगी, लेकिन अगर मामला बिगड़ते हैं तो मैं तुम्हें कॉल ज़रूर करूंगी। तो मिस्टर रीड रिचर्ड कहते हैं कि डोंट वरी, तुम बिल्कुल ठीक रहने वाली हो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। और हाँ बिल्कुल, और क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम्हें यहाँ पे किसी बैकअप की ज़रूरत नहीं है अपने साथ? तो सुज़न पीछे पलटती और कहती है आई थिंक आई कैन हैंडल इट, और वैसे भी मैं यहाँ पे एक हार्मलेस मीटिंग को अरेंज कर रही हूँ 2 रॉयल्स के बीच में, तो यहाँ पे और ज़्यादा बुरा हो भी क्या सकता है। मैं तुम्हारी बाहों में लौट के फौरन आ जाऊंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद इस पूरे के पूरे घर को साफ रखना मिस्टर रिचर्ड्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुज़न स्टॉर्म वहाँ पे अपनी फैंटास्टिक कार के अंदर बैठती है और यहाँ से अपने रास्ते चले जाती है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं द थिंग के पास, क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है कि द थिंग को यहाँ पे सारी की सारी फ्यूचर फाउंडेशन ने एक तरह का सिरम बना के दिया था, जिसके मुताबिक अगर वो इस सिरम को पी लेता है तो वो अपनी नॉर्मल इंसानों वाली यानी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। मतलब हर साल वो 1 हफ्ते के लिए इंसान बन सकता है। तो बेसिकली उसने जॉनी स्टॉर्म को अपने कमरे में इसीलिए बुलाया ताकि वो उससे मशवरा ले सके कि उसको ये पीना चाहिए कि नहीं, मतलब सामने कोई ना कोई होना चाहिए ना अगर इसका कोई उल्टा ही इफेक्ट हो गया। तो इसे जॉनी बोलता है कि नहीं, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब क्या तुम सच में सीरियस हो? तुम ऐसे बच्चों के बनाए हुए पोर्शन को पीना चाहते हो जो कि अभी कुछ दिन पहले जमा हुए थे, और जो चीज़ रीड रिचर्ड अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाया तुम्हें ठीक करने के लिए वो ये बच्चे कर सकते हैं? और तुम्हें वाकई में लगता है कि इस उम्र के बच्चों को इतना दिमाग चलाना आता भी होगा? तो वहीं से द थिंग बोलता है कि तुम तो इस उम्र में आने के बाद भी वही बच्चों वाली हरकतें करते हो ना। तो जॉनी बोलता है तो वैसे तुम्हारा पॉइंट तो फेयर है, लेकिन आई होप कि इसको पीने के बाद तुम्हारी मौत ना हो जाए। और अगले पल बैन बोलता है कि शट अप जॉनी, और हम देखते हैं कि द थिंग बेसिकली उस पूरे के पूरे सीरम को अपने अंदर निगल जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि उस सीरम को पीने के बाद ही फौरन उसकी बॉडी जो है अचानक कांपना शुरू हो जाती है, और उसकी बॉडी के ऊपर जो रॉक्स लगी हुई होती हैं अचानक एक एक करके वो झड़ना शुरू होती हैं। और जॉनी बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो बैन बोलता है कि क्या हुआ, क्या ये काम करा कि नहीं? तो जॉनी बोलता है कि देखो प्लीज़ परेशान मत होना, लेकिन मैंने इससे बुरा भी बहुत कुछ देखा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बैन आता है शीशे के अंदर और देख के बोलता है कि नहीं, उन्होंने तो कहा था। ओह, मैं तो वापसी इंसान बन गया, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने इंसान हो जॉनी। और हम देखते हैं कि जॉनी बेसिकली उसके साथ मजाक कर रहा था और जोर जोर से हंसना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी शक्ल देखनी चाहिए थी, तुम्हारी शक्ल के कलर ही उड़ चुके थे। तो वहीं से बैन बोलता है क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि मुझे कैसा महसूस हुआ? 1 मिनट के लिए मेरा दिल मेरे हलक के अंदर आ गया था। यू सॉरी नो गुड, तुम जो हमेशा इस तरह फजूल के मजाक करते ही रहते हो। तो जॉनी बोलता है कि काम डाउन यार, काम डाउन। तो बैन बोलता है कि काम डाउन से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, तुम इस तरह के फजूल हरकतें करो और मैं खामोश रहूंगा। लेकिन जॉनी बोलता है कि हे जरा आराम से, मैं कह रहा हूँ कि तुम एक बार दोबारा अपने आप को मिरर के अंदर तो देखो। और हम देखते हैं कि बैन अपने आप को देखता है और कहता है ओह माय गॉड, ये तो सच में काम करी है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो वहीं से जॉनी आता और कहता है तो क्या मतलब अब तुम अपनी शक्ल को देख के यहाँ पे रोना स्टार्ट नहीं करने वाले हो?
तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बेसिकली फ्यूचर फाउंडेशन ने यहाँ पे बैन ग्रिम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इतने सालों से जो कि वो एक था थिंग के अंदर फंसा हुआ था, उसको अचानक उससे बाहर निकाल दिया गया और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ चुका है। और द थिंग के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। मतलब फैंटास्टिक फोर की जो पूरी की पूरी टीम है, उनके बनने की वजह जो थी वो एक रेडिएशन थी। लेकिन जब से उनकी टीम बनी थी, मिस्टर फैंटास्टिक का अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मिशन था कि किसी ना किसी तरीके से उनको बैन ग्रिम को जो है हील करना होगा। वो अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह पत्थर के अंदर नहीं बिता सकता है। लेकिन इतने सालों के बावजूद भी मिस्टर फैंटास्टिक चाहे जो कुछ भी करने की कोशिश करें, वो उसको ठीक नहीं कर पाते थे। लेकिन फ्यूचर फाउंडेशन यानी कि वैलेरिया रिचर्ड और दूसरे जो बच्चे थे, जिसमें बेंटले वगैरह भी शामिल थे, उन लोगों ने एक फार्मूला बनाया जिसके जरिए एक हफ्ते में एक बार वो इंसान बन सकता है। तो वहीं से बैन बोलता है कि अगर तुम्हें इस तरह के फजूल मजाक मुझसे करने हैं तो तुम यहाँ से जा सकते हो जॉनी। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें इसके ऊपर खुश नहीं होना चाहिए और तुम्हें यहाँ पे अपनी खुशी को मनाना नहीं चाहिए। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस खुशी को वैसे मनाया जाए जिस तरह से नॉर्मल लोग नहीं मनाते हैं। तो बैन बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है जॉनी, क्या तुम समझाना पसंद करोगे? तो कहता है कि देखो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी खुशी के ऊपर रोने धोने से अच्छा ये है कि कहीं बाहर चल के पार्टी शार्टी करते हैं। वैसे भी एक लंबा अरसा गुजर चुका है कि तुम एक इंसानी रूप के अंदर आए हो। वैसे भी सारे के सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो क्यों ना हम दोनों इस पूरे के पूरे टाउन के अंदर आज सैर लगा कर आएं। तो बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बैन बोलता है कि मेरे ख्याल से ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि ज़बरदस्त हो गया ये तो, बस मुझे कुछ मिनट्स दो ताकि मैं अपनी कुछ फ़ोन कॉल्स मिला के अरेंजमेंट्स वगैरह कर सकूं और अपनी ज़िंदगी के अंदर तुम अब तक जो चीज़ें मिस करते हुए आए हो, हम उसको जाके एंजॉय कर सकें। गेट रेडी बैन, ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिन बनाने वाला हूँ मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जॉनी स्टॉर्म जो है बैन ग्रिम को तैयार व्यार करता है फुल, और वो लोग यहाँ टाउन के अंदर नॉर्मल लोगों की तरह घूम रहे होते हैं। और बैन बताता है कि किस तरीके से इस डाउनटाउन के अंदर वॉक करते हुए जाना और कोई मुझे मुड़ मुड़ के दोबारा नहीं देख रहा, ये एक अलग ही फीलिंग है। बियर, हॉट डॉग, जायंट वर्सेस ईगल्स, सारे के सारे मैच को एंजॉय करना इंसानों के बीच बैठ के, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। डिनर पे जाना अपने पुराने दोस्तों के साथ, ये वो सब चीज़ें जो कि मैं बिल्कुल भूल ही चुका था। और अगर आप गौर करेंगे तो इस डिनर टेबल के ऊपर बैन ग्रिम के साथ जो शख्स बैठा हुआ है वो बिल्कुल सर स्टैनली के अंदर मिल रहा है। तो ये राइटर जोनाथन हिकमैन की तरफ से एक छोटा सा रेफरेंस था, छोटा सा ट्रिब्यूट है स्टैनली सर को। और इसी के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे एक बार के अंदर आता है जहाँ पे सारे के सारे लोग सुपर हीरो गेटअप के अंदर बैठ के पोकर वगैरह खेल रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सुबह से लेकर अब रात हो चुकी है और जॉनी और बैन ने आपस में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया है और वो लोग अपनी गाड़ी की पार्किंग की तरफ आ रहे होते हैं और बैन उसका काफ़ी शुक्रिया अदा करता है। लेकिन वहीं पे अगले पल कुछ चाइनीज़ लोग आते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं और वो वहाँ पे उससे कोई फजूल तरह की डील के बारे में बातें करने के लिए आते हैं। लेकिन जॉनी बोलता है तुम लोग बिल्कुल भी वैसे नजर नहीं आ रहे जिस तरह से मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ याद था। तो वहीं से बैन बोलता है कि ये लोग यहाँ पे सिर्फ एक डील वगैरह लेने की कोशिश करें, जबकि ये हैं फुल ब्लू क्लास क्रिमिनल्स जो कि यहाँ पे लोगों के सामने अजीबोगरीब डील्स लेकर आते हैं और उसके बाद वो सारा का सारा उनका पैसा हड़प के भाग जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा वाहियात किस्म के हैं। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें हमारे बारे में पहले से ही पता है, तो बताओ कि तुम्हारे पास जो कुछ भी पैसे हैं तुम हमें उनको मैनेज करने दोगे या फिर हम यहाँ पे कुछ गुल्लक तोड़ें। और अगर तुम लोगों को वाकई में लगता है कि इस नेबरहुड के अंदर तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा तो इस बारे में भूल जाओ, यहाँ पे आज तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। तो वहीं से वो आदमी बोलता है तो वैसे भी मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तो फ़ौरन से सोच के बताओ कि तुम्हें क्या करना है। क्या टैक्स की सूरत में पैसा देना पसंद करोगे या फिर यहाँ पे कुछ रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाए? तो वहीं से जॉनी बोलता है देखो यार, मुझे नहीं पता कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लंबा अर्सा हो चुका है ना कि तुमने एक नॉर्मल पर्सन के अंदर किसी को पंच नहीं किया है, तो क्या कहते हो तुम इस बारे में? और अगले बार हम देखते हैं कि बैन उसके मुंह पे एक जोरदार अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे अपने 4,01,000 रुपए वापसी चाहिए। और इसी के बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है यूटोपिया के ऊपर, जहां पे हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि सुजन स्टॉर्म आज यूटोपिया के ऊपर आई हैं मिलने के लिए। और वहीं से साइक्लोप एम फ्रॉस्ट उनका वेलकम करते हुए बोलते हैं कि हेलो सुजन, वेलकम टू यूटोपिया। आखिरकार तुम्हें इतनी देर हो गई, हम तो परेशान ही हो गए थे। तो सुजन बोलती है कि हाँ मुझे उसके लिए माफ़ करना, लेकिन आने से पहले मैंने सोचा कि एक बार फॉरएवर सिटी का चक्कर लगा के देख लूँ कि वहाँ पे कंटेनमेंट कैसी चल रही है। मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर रहे हो स्कॉट। तो स्कॉट बोलता है कि हाँ जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रही हो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, और वैसे भी ऑफ कोर्स तुम तो एमा को जानती हो ना। तो एमा वहीं से सूजन को बोलती है कि सूजन, और इस तरह सूजन वहाँ पे एमा से मिलती है और एमा सूजन से मिलती है। तो सूजन बोलती है कि आई होप कि अगर मैं अपनी फैंटास्टिक कार को यहाँ पे छोड़ जाऊँ थोड़े वक्त के लिए तो तुम लोग को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि अपेरेंटली हम जिस मीटिंग के अंदर जा रहे हैं तो मुझे उस कैरेवान के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पहुँच सकें। तो वहीं से साइक्लोप पीछे पलटता और कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो वैसे भी काफ़ी वक्त से इंतजार कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सूजन स्टॉर्म किसी और से नहीं बल्कि नेमोर और एटलांटियन से मिलने के लिए आई होती है। और नेमोर आके कहता है सच कहा तुमने, मैं काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। और सिर्फ वैसे कुछ ही लोग हैं जो कि नेमोर द सब मरीनर को अपना इंतजार करवाते हैं, लेकिन रही बात तुम्हारी सूजन, तो मैं तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी इंतजार कर सकता हूँ। मैं इस पूरी की पूरी जर्नी को काफ़ी पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग पहली बार एक मीटिंग को अरेंज कर रहे हैं एक पुराने और न्यू एटलांटिस के बीच में। और मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पे जो कोई भी यूनियन फॉर्म होती है वो बहुत अच्छे तरीके से तुम फॉर्म कर सकती हो।
तो हम देखते हैं कि बेसिकली सूजन स्टॉर्म यहाँ पे, जैसा कि आपको याद होगा कि एक हमने एटलांटिस वाली स्टोरी को देखा था कि समंदर के अंदर एक और एटलांटिस का हिस्सा पाया गया है जो कि ये बात क्लेम कर रहा है कि समंदर के ऊपर उनका राज होना चाहिए। तो बेसिकली अब यहाँ पे सूजन स्टॉर्म जो है डिप्लोमेट बन के नेमोर द सबमरीनर जो कि इस वक्त समंदर का राजा है उसको उन सारे के सारे लोगों से मिलवाने के लिए ले जा रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहीं से अगले पल हम दोबारा बैन और जॉनी के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो सारे के सारे गुंडों को निपटा चुका होता है। और वहीं से बैन बोलता है कि लगता है कि मेरा एक दांत टूट चुका है। तो जॉनी बोलता है क्या तुम्हें मजा आया? तो कहता है कि गॉड हाँ, वो उसमें मजा तो बहुत आया, लेकिन लगता है कि मुझे अब एक बच्चे की तरह सोना होगा। तो जॉनी बोलता है कि चलो घर जाने से पहले एक और जगह है जहाँ पे हमें जाना होगा, फौरन गाड़ी के अंदर बैठो। तो वैसे जॉनी बोलता है देखो मैं ये तुमसे कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे फिर भी पूछना पड़ेगा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो ये एक हफ्ता दिया गया ये तुम्हारे लिए काफ़ी होने वाला है? आई मीन देखो तुम इसके अगर यूज टू हो जाओगे तो तुम्हें वापसी द थिंग जब बनोगे तो काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो बैन बोलता है कि देखो मैं सच कहूँ जॉनी, तो मैंने द थिंग बनने के बाद बहुत कुछ मिस किया है, और अगर एक साल के अंदर मुझे सिर्फ एक दिन भी दिया जाता तो मैं उसको खुशी खुशी गले लगा के बदलना चाहता, और यहाँ पे मुझे पूरा हफ्ता दिया जा रहा है तो मैं इस बात को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जो कुछ भी मुझे मिल रहा है। तो जॉनी बोलता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। तो बैन बोलता है कि हम आए कहाँ पे हैं? ओह मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि शट अप, तुम वहाँ पे जा रहे हो, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली किसी और के पास नहीं बल्कि एलिशिया मास्टर जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है उससे मिलने के लिए आया होता है। और वहीं से इंटरकॉम के ऊपर वो पूछती है कि यहाँ पे कौन है? तो कहता है कि ये मैं हूँ, क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ? और अगले बार हम देखते हैं कि बैन वहाँ पे जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की कोशिश करता है, और वो भी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरत में रहती है कि किस तरीके से बैन दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ गया है। और जैसे ही वो उसको छूती है ये देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है ओह तुम तो सच में अपने असली रूप में आ चुके हो। तो वहीं से बैन की आंखों में भी आंसू हो जाते हैं और वो कहता है कि सच में मैं वापसी लौट आया हूँ एलिसिया। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस वगैरह करते हैं, और जॉनी स्टॉर्म ये सारी की सारी चीज़ें बाहर से देख रहा होता है, और वो अपनी दोस्त बैन ग्रिम की ये सारी की सारी खुशी देख के खुश हो रहा होता है और कहता है कि चलो बहुत अच्छी बात है बैन, ये खुशी तुम्हें बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। और इसी तरह हम यहाँ से दूसरे दिन बैक्स्टर बिल्डिंग की छत के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक जो है बेसिकली अपने पूरे के पूरे टेलीस्कोप के जरिए स्पेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनको बेसिकली स्पेस के अंदर जो एक टियर तरह का नजर आता है जिसको वो फॉल्ट बोलते हैं, और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो उस चीज़ को मार्क करने के लिए कहते हैं ताकि वो उसको बाद में स्टडी कर सकें। लेकिन वहीं से जब वो ये सारी की सारी चीज़ें अपनी कर रहे होते हैं तो अचानक उनको आवाज़ आती है बहुत बढ़िया, लेकिन अपने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को दोबारा रिपोजिशन करके डेजिग्नेशन द चर्च के ऊपर ले जाओ, क्योंकि तुम्हें इस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे सामने इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो कि आज रात तुम्हें निपटाने होंगे। क्योंकि अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर पहुंच चुका होता है और कहता है कि उन सारे के सारे मैटर्स के अंदर गैलेक्टस इन्वॉल्व है। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हेलो नॉरेन, तुम आखिरकार इतने वक्त के बाद यहाँ पे आए हो मुझसे मिलने के लिए ओल्ड फ्रेंड, क्या तुम्हें कोई काम था? इतने वक्त के बाद तुमसे मिलना हुआ मेरे पुराने दोस्त, तो बताओ कि तुम कैसे हो? तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि मुझे उस बारे में पता चल चुका है जो कि तुमने ज़मीन के अंदर छुपाने की कोशिश करी है डॉक्टर रिचर्ड्स। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सिल्वर सर्फर बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे गैलेक्टस की एक बॉडी मौजूद है जो कि रीड रिचर्ड ने ज़मीन के अंदर दफनाई है, और वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली की जो रेडिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है जिसको मैं स्पेस के अंदर से भी कहीं से भी डिटेक्ट कर सकता हूँ, वो इतनी ज़्यादा यूनिक है। तो इसलिए जब मैं उस गैलेक्टस की बॉडी के पास पहुंचा तो वहाँ पे हर तरफ तुम लोगों की रेडिएशंस मौजूद थी। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने उसको जांच पड़ताल करने की कोशिश करी तो पता चला कि उसकी बॉडी काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता डीके हो रही है, जितनी तेज़ी से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि वो बॉडी जो है वो फ्यूचर से है लेकिन उसको दफनाया पास्ट के अंदर गया है। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि देखो इसको समझाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो सिल्वर सर्फर वहाँ पे गुस्से से उनकी तरफ देखता है। तो रीचर बोलते हैं कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, ऑफ कोर्स तुम जैसे इंसान को तो मैं आसानी से समझा सकता हूँ जो कि पूरी की पूरी कॉस्मोस के अंदर घूमता है, मेरा मतलब बस कहने का ये था कि इसको समझाने के लिए मुझे अच्छा खासा वक्त चाहिए होगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर गुस्से में आता और अपनी आंखें चमकाते हुए बोलता है लगता है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है रीड, क्योंकि आज यहाँ पे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं नहीं आया हूँ बल्कि मेरे मास्टर खुद यहाँ चले आए हैं इन सारे के सारे मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं, गैलेक्टस जो है वो सिल्वर सर्फर के साथ यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक के पास पहुंच चुका है उन सारे के सारे सवालों को जवाब ढूंढने के लिए कि आखिरकार गैलेक्टस की एक फ्यूचर की बॉडी जो है यहाँ पे दफन क्यों की गई है। और इसी तरह सिल्वर सर्फर बोलता है और हमें उन सारे के सारे सवालों के जवाब अभी इसी वक्त चाहिए। टू बी कंटिन्यूड।